15 साल का भांजा अपनी मामी के घर पर जाता है और जब उसकी नजर अपनी मामी पर पड़ती है तो उसे देखकर ही पागल हो जाता है। मामी की उम्र 35 साल के करीब थी और मामी देखने में काफी खूबसूरत और जवान थी। मामी का नाम सीमा है और भांजे का नाम राहुल होता है। एक दिन राहुल कहता है कि मामी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे आप बहुत ही सुंदर लगती हो। लेकिन मामी उस भांजे को बच्चा समझ रही थी और उसकी हर बात को मजाक में ले रही थी। लेकिन उसका भांजा तो सीरियसली बोल रहा था, लेकिन उसकी इन बातों पर मामी को यकीन नहीं हो रहा था। एक दिन मामी ने बच्चा समझकर उसे अपने पास सुला लिया तो भांजे ने आधी रात में कुछ ऐसा कांड कर दिया कि मामी सुबह उठकर चल तक नहीं पा रही थी। रात में किया उसने कुछ ऐसा कि मामी की चीख निकल गई और उनकी आंखें बाहर को निकालने को थी। तब तक वह कुछ समझ पाती। राहुल की रेलगाड़ी फुल स्पीड में छूट चुकी थी। पूरी कहानी अभी आपको विस्तार से सुनाने वाली हूँ। इस कहानी में आपको बहुत मजा आने वाला है। और यदि कोई आपका इस प्रकार का गलत रिश्तेदार है जो आपके घर आकर ऐसी हरकत कर सकता है तो आप उसके बारे में कैसे पहचान सकते हैं, वह भी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में भी अपना नाम लिख दीजिए। यह सच्ची घटना झारखंड के ऊंचा गांव की है। वहां पर एक छोटा सा कुशल परिवार रहता था। इस परिवार में माता पिता और एक छोटा सा बच्चा रहता था। इस बच्चे का नाम राहुल था। राहुल अभी 15 वर्ष का था और वह अपने घर पर ही रहता था और अपनी पढ़ाई किया करता था। जिस विद्यालय में पढ़ता था वह सिर्फ 7वीं कक्षा तक था और अब वह सोच रहा था कि आगे की पढ़ाई कहाँ करें। राहुल पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, हमेशा अपने क्लास में अव्वल आया करता था। उसके मामा का घर पड़ोस के गांव में ही था। तभी उसकी माँ कहती है कि राहुल अपने मामा के घर चला जा और वहाँ के स्कूल में एडमिशन करवा ले और वहाँ रहकर वहीं पर ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। वहाँ से स्कूल नजदीक ही है और पैदल भी तू जा सकता है। उसके बाद राहुल की माँ उसे उसके मामा के घर छोड़ आती है और अपनी भाभी से कहती है कि भाभी मेरे बेटे राहुल का अच्छे से ख्याल रखना और इसकी देखभाल अच्छे से करना और खाना पीना आदि भी टाइम से देती रहना। दिन में यह स्कूल चला जाया करेगा और छुट्टी होने पर ही घर पर आया करेगा। पढ़ने में काफी तेज है तो मैंने सोचा कि इसको आपके यहाँ छोड़ दूं और यह पढ़ लिख कर कुछ बनना भी चाहता है। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। और यह जो राहुल था यह बड़ा ही मजाकिया किस्म का लड़का था। यह अपनी बातों से लोगों को थोड़ा बहुत हंसा दिया करता था। फिर यह अपनी मामी से बोला, मामी मैं आपके पास आ गया हूँ और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो और आप मुझे बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लगती हो। लेकिन मामी उसकी बातों को मजाक में लेने लगती है। अब राहुल वहाँ पर रहने लगता है। राहुल के जो माँ थे उनका नाम राजेश था। राजेश अपने घर से शहर जाकर मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। वह ईंट के भट्टे पर दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करता था और राहुल की मामी सीमा वह घर पर ही रहा करती थी। राहुल की मामी सीमा देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उनका कोई बच्चा भी नहीं था। एक दिन राहुल बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा था। तभी एकदम से उसके मन में मामी के लिए कुछ आ जाता है और फिर अपनी मामी को अपने पास बुला लेता है। और उसकी मामी जब उसके पास आ जाती है तो वह अपनी मामी से कहता है कि मामी आपको आज तक बच्चा क्यों नहीं हुआ। और वह बोला मेरा कोई भाई या बहन अब तक क्यों नहीं आया, आप ऐसा क्या करती हैं मामा के साथ जो आपके बच्चे नहीं है। फिर उसने कहा मामी मैं आपको बच्चा दे दूंगा। उसकी बात सुनकर उसकी मामी हंसने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अब मामी का काम था रोजाना उसका टिफिन बनाना और उसको स्कूल तक छोड़ कर आना। क्योंकि मामी राहुल को बहुत ही ज्यादा मानती थी। इसके पीछे यह कारण यह भी था कि उनका अपना कोई बच्चा नहीं था। वह रोजाना राहुल को स्कूल छोड़ने जाती थी। स्कूल लगभग 1 किलोमीटर दूर था, फिर भी वह पैदल उसे छोड़कर आती थी और फिर छुट्टी के टाइम उसे लेने भी जाती थी। उनका जो पति था वह सुबह काम पर निकल जाता था और शाम को ही घर पर आता था। एक दिन की बात है, उसका पति राजेश दोस्त के यहाँ शादी में जाता है। उसका पति कहता है कि सीमा आज मैं घर पर नहीं आऊंगा, मैं अपने दोस्त के यहाँ शादी में जा रहा हूँ। तुम और राहुल अच्छे से घर पर रहना और खाना खाकर सो जाना। हो सकता है मुझे टाइम लगे, मैं शायद 2 दिन के बाद आऊं क्योंकि मेरे दोस्त के यहाँ आज हल्दी है और कल शादी है। बारात आने पर ही मुझे घर वापस आने को मिलेगा।
तुम लोग घर पर अच्छे से रहना और खाना पीना समय से खाते रहना। इतना कहकर राजेश घर से निकल गया। जब उसका पति घर पर नहीं होता है तो सीमा अपने भांजे राहुल से कहती है कि राहुल, आज तुम अकेले मत सोना, आज तुम मेरे पास सो जाना, नहीं तो तुम डर जाओगे। तुम्हारे मामा आज घर पर नहीं आएंगे, वह एक शादी में गए हुए हैं। यह सुनकर राहुल कहता है कि ठीक है मामी, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो आपके पास आकर सो जाऊंगा। उसके कुछ देर बाद तक राहुल पढ़ाई लिखाई करता है। उसके बाद मामी के पास सोने के लिए पहुंच जाता है और अंदर से दरवाजा लगा देता है, क्योंकि मामी पहले से ही उस कमरे में सो रही थी और मामी का जो आंचल था वह उनके ऊपर से हटा हुआ था और थोड़ा थोड़ा मामी का बदन दिख रहा था। जब राहुल मामी को इस स्थिति में सोते हुए देखता है तो उसके मन में कुछ गलत विचार आ जाते हैं। उसके बाद वह अपनी मामी के पास लेट जाता है और फिर वह अपनी मामी के शरीर पर हाथ फेरने लगता है। जब वह ऐसी हरकत करता है तो उसकी मामी की आंख खुल जाती है। तभी उसकी मामी कहने लगती है कि राहुल, यह क्या कर रहे हो? तभी राहुल कहता है कि मामी, आपके नजदीक आकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तभी उसकी मामी कहती है कि नहीं राहुल, यह सब गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी वह राहुल से बोली कि आप तो अच्छे बच्चे हो ना, यह सब गलत हरकत क्यों कर रहे हो? लेकिन राहुल नहीं मानता है और वह लगातार अपनी मामी के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता रहता है। उसकी मामी लगातार मना करती रहती है लेकिन वह नहीं मानता है। कुछ देर तक यही सब चलता है। तभी उसकी मामी को भी अच्छा लगने लगता है और फिर वह उसे कहने लगती है कि राहुल, यह सब कहाँ से सीखे हो? तभी राहुल कहता है कि मामी, कहीं से नहीं, मैं तो बस आपसे ही सीख रहा हूँ। उसके बाद दोनों की इच्छाएं बढ़ने लगती है। फिर राहुल कहता है कि मामी, अब सब्र नहीं हो रहा है और वह मामी को निर्वस्त्र कर देता है और फिर उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। मामी भी इसका भरपूर सहयोग करने लगती है और फिर इन दोनों लोगों के बीच पूरी रात फिजिकल रिलेशन बनते हैं। पूरी रात में लगभग 5 बार यह लोग फिजिकल होते हैं और सुबह तक राहुल अपनी मामी की हालत खराब कर देता है। मात्र 15 साल का यह लड़का मामी को चीखने पर मजबूर कर देता है। अब मामी की हालत खराब हो चुकी थी। फिर वह कहती है कि अब बस करो। फिर यह दोनों लोग वहीं इस बिस्तर पर सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है और मामी जब उठती है तो चल नहीं पाती है। उसको चलने फिरने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वह मन ही मन सोच रही थी कि इतनी कम उम्र का लड़का इतना कुछ कर देगा। उसको यह उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन मन ही मन उसको काफी खुशी भी हो रही थी। फिर वह राहुल को जगाने के लिए जाती है और राहुल जब उठता है तो अपनी मामी को देखकर मुस्कुराने लगता है और मामी भी मुस्कुराने लगती है और अब दोनों में नजदीकियां बढ़ने शुरू हो जाती हैं। अब दूसरे दिन भी उसका मामा घर नहीं आता है और आज राहुल स्कूल पढ़ाई करने नहीं जाता है। वह अपनी मामी से कहता है कि मामी, आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है। तभी उसकी मामी कहती है ठीक है मत जाओ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन क्यों नहीं कर रहा है स्कूल जाने का। फिर वह कहता है कि नहीं मामी, आज मैं घर पर बैठकर ही पढ़ाई करूंगा। चाय नाश्ता करने के बाद वह अपने कमरे में जाता है और मामी से कहता है कि मामी, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, अगर आप मुझसे मिलना चाहो तो मेरे पास आ जाना। कुछ देर राहुल पढ़ाई करता रहता है और फिर उसकी मामी सीमा उसके पास पहुंच जाती है। रूम में जाने के बाद दोनों लोग लेट जाते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांटिक मूड में बातें करने लगते हैं। उसके बाद दोनों लोग फिर निर्वस्त्र हो जाते हैं और वहीं इस कमरे में फिजिकल होने लगते हैं। राहुल की उम्र काफी कम थी और जब वह अपनी उम्र से बड़ी मामी के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा था तो उसको वह चरम सुख की प्राप्ति हो रही थी जो उसने पहले कभी अनुभव भी नहीं किया था। और इधर उसकी मामी भी उस लड़के के साथ इतना आनंदित महसूस कर रही थी जो उसको उसके पति से कभी महसूस ही नहीं हुआ था और अब उसे यह सब बहुत अच्छा लगने लगा था और फिर वह राहुल का भरपूर साथ देने लगती है। अब दोनों लोग जमकर फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और जब थक जाते हैं तो दोनों लेट जाते हैं। अब यही सिलसिला लगातार काफी दिनों तक चलता रहता है। मामा दिन में काम पर चला जाता था और राहुल दिन में स्कूल नहीं जाता था, क्योंकि रात को मामा घर आ जाते थे तो राहुल और उसकी मामी का मिलना नहीं हो पाता था। इसलिए अब राहुल स्कूल नहीं जाता था और दिन भर अपनी मामी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया करता था। इधर राहुल के मामा राजेश को ऐसा लगता था कि मेरा भांजा राहुल स्कूल चला जाता है
लेकिन उसको पता ही नहीं था कि उसके पीठ पीछे घर में क्या कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि वह तो उसे एक छोटा बच्चा समझकर अपने घर में रखे हुए था। एक दिन सीमा की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो उसका पति राजेश उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि आपके जरिए से बच्चा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर ही कमी है। उसके बाद राजेश मायूस हो जाता है और दोनों पति पत्नी घर पर पहुंच जाते हैं। और इधर राहुल अपनी मामी के साथ अनेकों बार फिजिकल रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देता है, और जैसे ही मौका मिलता वह चौका मार दिया करता था। किचन हो या बेडरूम, वह कहीं भी नहीं चुकता था, और उसकी मामी भी उसके इशारा करते ही पीछे का दरवाजा खोल देती थी। जब राहुल का यह कार्य लगातार चलता रहता है, तो एक दिन सीमा प्रेग्नेंट हो जाती है, और जब लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है, तो उसका पेट बाहर निकलने लगता है। तब उसके पति को इस बात का पता चलता है, तो उसका पति हैरान हो जाता है, और वह अपनी पत्नी सीमा से कहता है कि मुझे तो डॉक्टर ने बताया था कि तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हो सकता, तो फिर यह सब कैसे हो गया। अब उसके पति को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। फिर राजेश अपनी पत्नी सीमा से कहता है कि कल तैयार हो जाना, कल हमें हॉस्पिटल चलना है। सीमा को यह नहीं पता था कि राजेश उसे किस बात के लिए अस्पताल लेकर जा रहा है। राजेश सीमा को अस्पताल लेकर पहुंच जाता है, और वहां पर जब दोनों की जांच होती है, तो पता चलता है कि यह बच्चा राजेश का है ही नहीं, बल्कि किसी और का है। यह सुनकर राजेश हैरान हो जाता है, और फिर सीमा से कहता है कि बता यह बच्चा किसका है। पत्नी से इतना बड़ा धोखा खाकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन पीठ पीछे उसकी पत्नी ने ही उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया था। और फिर वह गुस्से से पूछता है कि बताओ यह बच्चा किसका है। सीमा पहले तो कुछ नहीं बताती है, लेकिन जब राजेश उसे बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है, तो सीमा सब कुछ सच सच बता देती है, और वह कहती है कि यह बच्चा आपके भांजे राहुल का है, वही मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, उसने ही यह सब किया है। इतना सुनकर उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि जो काम मैं नहीं कर सका वह इतना छोटा बच्चा कैसे कर सकता है। फिर राजेश अपनी बहन को फोन करके बुलाता है और सारी बातें उसको बता देता है। अब राहुल की माँ वह कहती है कि जो हो गया उसको बदल नहीं सकते, गलती हो गई है, इसमें कोई अनजान तो है नहीं, दोनों ही अपनी मर्जी से इस गलती को अंजाम दे चुके हैं। लेकिन उसका भाई राजेश कहता है कि अब मैं इसे नहीं अपना सकता, तुम ही इसे अपने घर ले जाओ। उसके बाद राहुल कहता है कि मैं मामी को नहीं छोड़ सकता, और अब मैं ही इन्हें अपने साथ रख लूंगा, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। और सीमा भी यही कहती है कि मैं राहुल के बगैर नहीं रह सकती। फिर राहुल की माँ इन दोनों की जिद के आगे हार जाती है और उन्हें अपने घर लेकर आ जाती है। और फिर धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और अब 9वां महीना आ जाता है। उसके बाद सीमा को एक सुंदर सा बेटा होता है, और जब इतने छोटे लड़के का एक बेटा होता है तो यह देखकर सारे गांव वाले बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और इधर उसका पति राजेश अपने घर में अकेला पड़ जाता है। घर उसको काट खाने को दौड़ता है, अपने घर पर अकेला रहता है, और उधर उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खुश रहती है। इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा, इसमें किसकी गलती लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा करूंगी। आपकी राय पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। यह कहानी एक शैक्षिक संदेश देकर समाज में हो रहे इस प्रकार के मुद्दों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इस कहानी के माध्यम से हम एक शैक्षिक संदेश देकर इस प्रकार की घटनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना चाहते हैं, और आशा करते हैं कि सभी लोग अपने अपने घरों में सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं किसी और इसी प्रकार की कहानी में। कहानी अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ही भेज दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि स्कूल से घर लौटने पर मुझे ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। मुझे लगा था कि घर पर सिर्फ मैं अकेला ही रहूंगा, लेकिन जो मैंने अपनी सौतेली माँ के कमरे के थोड़े खुले दरवाजे के पीछे जो देखा, उसने मुझे हैरान कर दिया। वो पल इतना अंतरंग और नियंत्रण से बाहर था कि मेरी पूरी दुनिया एक पल में बदल गई। इसके बाद जो हुआ
उसने हमारे बीच सब कुछ बदल दिया, कुछ ऐसा जो हम दोनों कभी नहीं भुला सकते। तो दोस्तों, साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि यह सब कैसे एक ऐसी रात में तब्दील हो गया जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं अभी अभी स्कूल से घर आया था। दिन भर की थकान मुझे ऐसे महसूस हो रही थी जैसे मेरा भारी बैग मेरे कंधों पर लदा हो। घर में अजीब सी खामोशी थी, बस फ्रिज की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। देर दोपहर की सुनहरी धूप फर्श पर लंबी किरणें बिखेर रही थी और सब कुछ शांत सुकून भरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बिल्कुल अकेला हूं। फिर मैंने अपना बैग सोफे पर फेंक दिया, ये सोचते हुए कि पहले कुछ खाऊंगा और फिर थोड़ी देर आराम करूंगा, इससे पहले कि कोई और घर आता। जैसे ही मैं रसोई की ओर बढ़ा, एक आवाज ने मेरा ध्यान खींच लिया। एक धीमी आवाज, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। फिर मैं एक पल के लिए रुक गया, समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूँ। वो आवाज धीमी थी, जैसे कोई हल्की सी गुनगुनाहट या फुसफुसाहट, लेकिन उसमें कुछ अलग था, कुछ अंतरंग, प्रभावित करने वाला। फिर मैंने और ध्यान से सुना, यह जानने की कोशिश करते हुए कि यह आवाज कहाँ से आ रही थी। वो आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने मुझे बेचैन कर दिया। धीरे धीरे संभलते हुए मैंने हॉल में कदम रखा। मेरे पैर फर्श पर कोई आवाज नहीं कर रहे थे। जैसे मैं आवाज की दिशा के पास पहुंचा, तब मेरी सौतेली माँ के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। बस इतना खुला था कि मुझे बिस्तर का किनारा और उससे आगे का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। मुझे नहीं देखना चाहिए था, ये मुझे पता था कि नहीं देखना चाहिए था, लेकिन कुछ मुझे उस दरवाजे की ओर खींचे जा रहा था। मेरी जानने की इच्छा मुझे मजबूर कर रही थी। फिर मैं थोड़ा और झुककर दरवाजे के उस छोटी से दरार से झांका। तभी मैंने देखा कि मेरी सौतेली माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी पीठ थोड़ी मुड़ी हुई थी, उसकी आंखें बंद थीं और वो पूरी तरह से आनंद में डूबी हुई थी। एक पल के लिए मैं हिल भी नहीं पाया। मैं वहीं खड़ा रहा, मेरी सांसें रुक सी गईं, जैसे मैं जो देख रहा था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। वो खुद को छू रही थी, उसकी उंगलियां धीरे धीरे और बिना रुके एक लय से हिल रही थीं और उसकी धीमी धीमी कराहें उसके होंठों से निकल रही थीं। यह दृश्य मेरे भीतर के गहराई तक उतर गया, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अब अचानक से देख मेरी धड़कन तेज हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मेरे शरीर में गर्मी की एक लहर दौड़ गई। मुझे वहां से चले जाना चाहिए था, चुपचाप पीछे हट जाना चाहिए था और ऐसा दिखावा करना चाहिए था कि मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैं वहीं खड़ा रहा, मेरी आंखें उस पर जमी हुई थी। उसकी हर छोटी सी हरकत मेरे भीतर हलचल मचा रही थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उस पल में उसकी हरकतें इतनी सहज, प्राकृतिक और खूबसूरत लग रही थीं। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा, अब मुझे हट जाना चाहिए। तब जैसे ही मैं पीछे हटने वाला था, उसने अपनी आंखें खोल दी। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया हूं, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस मुझे देखा। उसकी नजरें नरम थीं, जैसे बुलावा दे रही हूं। उसमें न कोई गुस्सा था और न कोई हैरानी, बस एक धीमी सी मुस्कान जो मुझे और भी बेचैन कर रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, अंदर आओ। उसकी आवाज धीमी और गर्म थी और एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने इसे सुना ही नहीं। लेकिन जब मैं हिला नहीं तो उसने फिर से मुस्कुराते हुए थोड़ी जोर से कहा, अंदर आओ। उस वक्त मेरे पैर खुद ब खुद हिलने लगे, मुझे कमरे में लेकर जा रहे थे। हर कदम के साथ मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। एक अजीब सी डर और उत्साह की भावना मेरे अंदर घूम रही थी। और जब मैं आखिरकार बिस्तर के पास पहुंचा, उसे नीचे से देखा, तो मैंने अपने बीच की उस खिंचाव को महसूस किया जैसे हवा में कुछ भारी हो। तब भी वो कुछ नहीं बोली, बस अपनी गहरी तीखी नजरों से मुझे देखती रही, जैसे मुझे पूरी तरह से पढ़ रही हो। तभी मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। अपने आवाज को तब मैं निगल सा गया। मेरा मुंह सूख रहा था और मेरे विचार बेकाबू होने लगे थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उसकी छुअन एकदम नरम और कोमल थी, पर उसमें एक दृढ़ता थी। फिर जैसे ही उसने मुझे और करीब खींचा, अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था और मेरे पेट में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई गांठ बंध रही हो। लेकिन इसके साथ ही कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो उत्तेजना जैसा लग रहा था, उम्मीद भरा। जब मैं उसके बिस्तर के किनारे बैठा तो उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसने धीरे धीरे उसे अपने शरीर पर नीचे की ओर खींचा, अपने नाजुक कूल्हे के घुमाव पर।
तब उसकी त्वचा की गर्मी मेरी उंगलियों के जरिए महसूस हो रही थी। जैसे ही मैंने उसके हाथ को अपने हाथ पर महसूस किया, जो मुझे धीरे धीरे और जानबूझकर निर्देशित लग रहा था, उस वक्त मेरी सांसें थम गई थीं। उसकी त्वचा के नीचे उसकी धड़कन, उसकी संतरे का धीरे धीरे उठना और गिरना, सब मैं महसूस कर रहा था। तब उसने धीरे से कहा, डर मत। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसमें एक तरह की कोमलता थी जो मेरे दिल को चुभ गई। बस आराम से रहो। फिर मैंने सिर हिलाया। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि मैं अधिक घबराया हुआ था या उत्साहित था। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में लिपटी हुई थी, मुझे निर्देशित कर रही थी, जैसे हम दोनों एक साथ तालमेल में थे। हर स्पर्श से मेरे शरीर में बिजली की तरह झटका लगता और मैं महसूस कर रहा था कि हमारे बीच का जुड़ाव हर गुजरते पल के साथ और गहरा होता जा रहा था। ये केवल शारीरिक नहीं था, ये कुछ और था, कुछ अंतरंग जो एकदम रियल था। वो पल खींचते चले गए, बाहरी दुनिया फीकी पड़ती गई और बस हम दोनों इस कमरे में रह गए। कुछ ऐसा दे ले रहे थे जो मना था, लेकिन फिर भी सही लग रहा था। समय धीमा हो गया था, हर सांस, हर स्पर्श एक युग की तरह लग रहा था। जैसे जैसे हमारे बीच की बेचैनी चरम पर पहुंचने लगी, उसने मुझे और करीब खींच लिया। उसका शरीर मेरे शरीर से सट गया। तब मैं उसकी त्वचा की गर्मी, उसकी सांसों की गर्मी अपने गले पर महसूस कर रहा था। उसके होंठ हल्के से मेरे कान के पास से गुजरे और उसने फिर से धीरे से फुसफुसाया। उसकी आवाज नरम और हल्की थी। यहीं रहो, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक शांत आग्रह था जिसने मेरा दिल धड़कना बंद कर दिया। मत जाओ। यह सब सुन मैं चाहकर भी नहीं जा सकता था। हमारे बीच का खिंचाव बहुत गहरा था, जुड़ाव बहुत मजबूत था। हम इस पल में बंध गए थे और बाकी सब कुछ साधारण से परे था। मैं धीरे से उसकी ओर झुका। मेरे होंठ उसके होंठों से कुछ इंच की दूरी पर थे। उसकी सांसों की गर्मी मेरी त्वचा पर महसूस हो रही थी। समय जैसे रुक सा गया था, दुनिया ने जैसे अपनी सांस रोक रखी हो, क्योंकि हम दोनों एक ऐसी चीज के किनारे पर थे जिसे हम दोनों नकार नहीं सकते थे। हमारे बीच की हवा उम्मीद से भारी थी और उस खिंचाव ने मेरी पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर दी थी। फिर जब मुझे लगा कि अब यह पल टूट जाएगा, तभी उसने मेरी ओर झुककर अपने होंठ मेरे होंठों से हल्के से छुआ दिया। उस हल्के से स्पर्श ने मेरे अंदर फिर से गर्मी की लहर दौड़ा दी। शुरुआत में यह हल्का था, जैसे हम दोनों इसे महसूस कर रहे हों, लेकिन फिर यह गहरा हो गया। उसके होंठ मेरे होंठों पर और मजबूती से दबे। उसका हाथ अभी भी मेरा मार्गदर्शन कर रहा था, मुझे दिखा रहा था कि वह क्या चाहती थी और हम दोनों क्या चाहते थे। वह चुंबन धीमा, कोमल था। उसमें एक ऐसी चाहत थी जो केवल हम ही समझ सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों ने जो कुछ भी दबा रखा था, वह उसी पल में बह रहा हो। हर स्पर्श, हर सांस, हर धड़कन एक साथ टूटते जा रहे थे, जैसे हम आखिरकार उस बेचैनी के सामने झुक गए थे जो हम दोनों के बीच बन रही थी। हम यूं ही एक दूसरे में लिपटे हुए बहुत देर तक रहे। बाहर की दुनिया भूल ही गए थे। मैं महसूस कर सकता था कि उसका शरीर हल्का सा कांप भी रहा था और उसकी धीमी सांसों की आवाज हमारे बीच की हवा में गूंज रही थी। आखिरकार वह थोड़ा पीछे हटी। तब उसका माथा मेरे माथे से टकरा रहा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं, आधे खुली थीं, जैसे वह अपनी सांसें संभाल रही हो। तब मैंने उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान देखा, जिसमें एक तरह की संतुष्टि थी जिसने मेरे दिल को खुशी से भर दिया था। तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन उसमें एक ऐसी कोमलता थी जिसने मुझे सुरक्षित और अपनापन महसूस कराया। मैंने हाँ सिर हिलाया, क्योंकि शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल रहे थे। वह फिर से मुस्कुराई। उसकी उंगलियां मेरे बालों के बीच हल्के से गुजरते हुए उसने एक बार फिर मेरी ओर झुककर मेरे गाल पर हल्के से अपने होंठ छुआ दिए और फिर पूरी तरह से पीछे हट गई। कमरे में अब एक गर्म, शांत माहौल था। जो तनाव पहले था, वह अब एक कोमल, चमकदार संतुष्टि में बदल गया था। हम दोनों ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा, बस यूं ही बैठे रहे। हमारी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। हमारे बीच की गर्मी अब कुछ और नरम, अधिक अंतरंग हो गई थी। फिर उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और मैंने अपना हाथ उसके चारों ओर लपेट लिया और उसे करीब खींच लिया, जैसे हम इस धीमी ढलती रोशनी में बैठे थे। घर की हल्की फुल्की आवाजें हमें घेर रही थीं। जो कुछ भी हमारे बीच था, वह नया, नाजुक और पूरी तरह से अचानक ही हुआ था। लेकिन उस पल में इन सब का कोई मतलब नहीं था। बस
इतना ही मायने रखता था कि हम यहाँ थे, कुछ ऐसा लेन देन कर रहे थे जो बेहद खास लग रहा था, कुछ ऐसा जो किसी भी कल्पना से परे था। और फिलहाल इतना ही काफी था। इस सब से हम दोनों के बीच की खामोशी धीरे धीरे कम हो रही थी। उधर खिड़की से छनछनाती आ रही धूप अब हल्की होने लगी थी। कमरे में एक नरम सुनहरी चमक बिखर रही थी, लेकिन अंदर हर चीज में एक अदृश्य ऊर्जा भरी हुई थी। जो कुछ भी अभी हुआ था उसकी गहराई वातावरण में बनी हुई थी, और भले ही हम दोनों में से कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो हम दोनों किसी ऐसे पल का इंतजार कर रहे थे जो अभी तक पूरी तरह से वह हुआ ही नहीं हो। मैं महसूस कर सकता था कि उसका शरीर मेरे मुकाबले थोड़ा आराम करने लगा था, लेकिन जिस तरह से वह मुझसे और करीब आ रही थी, उसका हाथ धीरे धीरे मेरे सीने पर टिका हुआ था। ये साफ था कि हमारे बीच जो भी शुरू हुआ था वह अभी खत्म नहीं हुआ था। मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। एक अजीब सी उत्तेजना और घबराहट मेरे भीतर दौड़ रही थी। उसकी उपस्थिति का हर हिस्सा मेरी चेतना पर हावी था। उसकी धीमी सांसें, उसकी त्वचा की गर्मी जो मेरी त्वचा के संपर्क में थी, और उसके परफ्यूम की हल्की खुशबू जो अभी भी हवा में बसी हुई थी। तभी उसने हल्के से अपना सिर घुमाया, तब उसके होंठ मेरे गले के पास हल्के से छू गए, जिससे मेरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। वह स्पर्श हल्का था, मानो मैं वहां था ही नहीं, लेकिन उसने मेरे भीतर कुछ जगह सा दिया, एक धीमी जलती हुई चाहत। मैंने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कियां, फिर उस एहसास को अपने भीतर समाने दिया। फिर मैंने उसकी ओर देखा, तब उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलीं, और इस बार उसकी निगाह में कुछ अलग था, कुछ गहरा, अधिक तीव्र। पहले की नरमी अभी भी वहां थी, लेकिन उसके नीचे एक भूख छिपी हुई थी जो मेरी ही तरह महसूस हो रही थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से उसकी उंगलियां मेरी शरीर पर हल्के हल्के घेरे बना रही थीं, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। फिर मैंने आगे बढ़कर उसके होंठों को फिर से छुआ, लेकिन इस बार कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई सीमाओं को परखने की कोशिश नहीं थी। यह चुंबन गहरा था, अधिक तीव्र, मानो वह चाहत जो हम दोनों ने अब तक रोकी हुई थी आखिरकार बाहर निकल आई थी। उसकी उंगलियां भी मेरे सीने पर सरकने लगीं। फिर उसकी उंगलियां मेरी शर्ट के कपड़े में कस गईं, जैसे वह मुझे और करीब खींच रही हो, और मैं महसूस कर सकता था कि उसका शरीर मेरे खिलाफ प्रतिक्रिया दे रहा था। उसकी हल्की सी मोहकता मेरे होश उड़ा रही थी। ये पल जितना रोक रहा था, उतना ही अधिक नशा भी चढ़ा रहा था। यह बात अलग थी कि वह मेरी सौतेली माँ थी, लेकिन जो हमेशा मेरी पहुंच से बाहर थी, अब वही हमारे बीच के संबंध को और भी खतरनाक बना रही थी, और मैं भी खुद को उसको चाहने से रोक नहीं पा रहा था। जब उसके हाथ मेरे गले के पीछे सरक गए, तब वह मुझे और नीचे खींचते हुए, जब वह बिस्तर पर अपनी स्थिति बदल रही थी, तब उसका शरीर तकियों पर आराम से लेट गया और वह मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैं उस खिंचाव का पीछा करता रहा, जो अब बहुत मजबूत हो चुका था, और जल्द ही मैं उसके ऊपर खुद को झुका हुआ पाया। अपने हाथों से खुद को संभालते हुए उसे देखता रहा। मेरी सांसें हल्की और तेज हो रही थीं। उसकी ऑरेंज भी तेजी से ऊपर नीचे हो रही थीं, लेकिन उसकी आंखें मेरी आंखों में ही टिकी हुई थीं, और उस पल में हमारे बीच की गर्माहट को महसूस किया जा सकता था। फिर उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, हल्के से मेरे बॉडी की रेखा को छुआ, फिर उसने मुझे नीचे खींचा। तब हमारे होंठ एक और गर्मजोशी भरे चुंबन से मिल गए। इस बार उसके हाथ आजाद घूम रहे थे, मेरी पीठ, मेरे कंधे, हर जगह का पता लगाते हुए मुझे और करीब खींच रहे थे, जब तक कि हमारे बीच अब कोई दूरी नहीं बची थी। उसके शरीर की गर्मी मुझे जला रही थी, और मैं उसके दिल की धड़कन महसूस कर सकता था, जो मेरी ही तरह तेजी से धड़क रही थी, जो मेरे लिए धड़क रही थी। तब मैंने अपना हाथ उसकी कमर पर नीचे की ओर सरकाया, उसकी त्वचा की नरमाहट को अपनी उंगलियों के नीचे महसूस किया, और जब मैंने उसकी शर्ट के किनारे पर पहुंचकर थोड़ी देर के लिए रुका, यह सोचकर कि कहीं मैं कोई सीमा पार तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसने खुद को तब भी नहीं रोका, बल्कि उसने हल्का सा अपनी पीठ को मोड़ा, स्पर्श को और उत्साहित करते हुए। उसका शरीर मेरे शरीर की ओर प्रतिक्रिया दे रहा था, जिससे उसका कोई संदेह नहीं रहा था कि वह क्या चाहती थी। जब मेरी उंगलियां कपड़े के नीचे सरक गईं, और जब मैंने उसकी त्वचा की गर्माहट पर हाथ रखा, तो मैंने उसकी हल्की सी आहट सुनी, एक आवाज जिसने मेरे भीतर एक नई गर्माहट भर दी। तब उसके हाथ मेरे बालों में उलझ गए, मुझे और करीब खींचते हुए उसने चुंबन को और गहरा किया। उसके होंठ थोड़े खुले थे, मुझे अंदर बुलाने के लिए। उसकी स्वाद मादक थी, और मैं उसके शरीर में बसी हुई तानव को देख सकता था। जिस तरह से वह मेरे नीचे हिल रही थी,
उसके हर स्पर्श में एक ऐसी तीव्रता थी कि अब और कुछ सोचना असंभव हो गया था। हम अब एक दूसरे में पूरी तरह खो चुके थे। हमारे बीच की हर दीवार गिर रही थी, जैसे हम उस चाहत को पूरा कर रहे थे जो आग इतने समय से सतह के नीचे सुलग रही थी। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इस एहसास का भार वातावरण में था, लेकिन हम में से किसी ने इसकी परवाह नहीं किया। केवल यह पल, ये जुड़ाव और ये अटूट खिंचाव जो हमें एक दूसरे की ओर खींच रहा था, यही अब मायने रखता था। उसके हाथ हर जगह थे, मेरे कंधों, बाजुओं और सीने की रेखाओं को महसूस कर रहे थे, मानो वह मुझसे भर नहीं पा रही थी। और मैं भी वैसा ही महसूस कर रहा था। जितना मैं उसे छूता उतना ही मैं उसे और चाहता, और इस सब की तीव्रता लगभग असहनीय हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम बहुत समय से खुद को रोक रहे थे, और अब जब दरवाजे खुल गए थे तो हमें बहा ले जाने वाली इस बाढ़ को रोकने का कोई तरीका नहीं था। उसने मेरे होंठों पर हल्की सी आह भरी, उसकी उंगलियां मेरे बालों में कस गईं और उसने अपना शरीर मेरे खिलाफ दबाया। और फिर उसकी उस आहट से मेरे भीतर एक नई चाहत की लहर दौड़ गई। मैं भी उससे भर नहीं पा रहा था। उसकी महक, उसका स्वाद और उसके शरीर का एहसास मेरे नीचे था। मेरे शरीर का हर हिस्सा जल रहा था, और मैं जानता था कि अब कोई वापसी नहीं थी। अब इस पल के बाद तो बिल्कुल नहीं। फिर मैंने पल भर के लिए खुद को पीछे खींचा, उसकी आंखों में देखा, जैसे मुझे यह सुनिश्चित करना था कि वह अभी भी मेरे साथ है या नहीं। तब मैंने उसकी आंखों में देखा, वह मुझे उतना ही चाहती है जितना कि मैं चाहता था। लेकिन उसकी आंखों में जो दिखा, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। वहां कोई झिझक नहीं थी, कोई दूसरा विचार नहीं था। बस वही जलती हुई भूख जो शुरुआत से ही थी, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। बिना कुछ कहे उसने फिर से मेरा हाथ थामा। उसकी उंगलियां मेरी शर्ट के सामने कस गईं। फिर मुझे अपने पास खींच लिया। उसकी हल्की सी जल्दबाजी, और जब हमारे होंठ फिर से मिले तो मैंने खुद को पूरी तरह से इस पल में खो दिया। हर संदेह, हर डर को छोड़ते हुए और उस चाहत को पूरा करते हुए जो हमारे बीच तब से बन रही थी जब से मैं उस कमरे में आया था। हमारे बीच की तनातनी बिजली की तरह थी। हर स्पर्श, हर चुंबन हमें उस सीमा के और करीब धकेल रहे थे। उसका शरीर मेरे नीचे हिल रहा था। उसके हाथ मेरी त्वचा पर घूम रहे थे, जैसे वह मुझसे भर नहीं पा रही थी, और उसकी सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी, मुझे और भी ज्यादा पागल कर रही थी। अब हम पूरी तरह से एक दूसरे में खो गए थे, उस जुनून में उलझे हुए थे जिसने हमें पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था, और अब कोई वापसी नहीं थी। तब मैंने उसकी उंगलियों को अपने सीने पर महसूस किया। उसका स्पर्श मेरे शरीर में सनसनी पैदा कर रहा था, जैसे वह मुझे और करीब खींच रही हो। फिर भी उसका शरीर मेरे नीचे तनाव से भरा हुआ था, जैसे और चाहने की गुहार कर रहा हो, और मैंने उसे वह सब दिया। हर स्पर्श, हर चुंबन, हर फुसफुसाए हुए शब्द ने हमें इस पल में और गहरा उतारा। यह पल लगभग असहनीय था। हमारे बीच की तनातनी एक चरम पर पहुंच गई थी, मानो हम किसी गहरे और अधिक तीव्रता की ओर बढ़ रहे हों। लेकिन हम अभी जाने के लिए तैयार नहीं थे। हम वहीं रुके रहे, उस किनारे पर, हर स्पर्श, हर चुंबन का आनंद लेते हुए, जबकि हमारे बीच की गर्मी बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि ऐसा महसूस हो रहा था कि हम दोनों इस तीव्रता से फट जाएंगे। अब मैं उसे अपने नीचे कांपते हुए महसूस कर सकता था। उसकी सांसें छोटी और टूटी फूटी हो रही थीं, जैसे वह मुझसे चिपकी हुई थी। उसका शरीर मेरे खिलाफ इस तरह दबा हुआ था जिससे मेरा सिर चकरा रहा था, और मैं जानता था कि वह भी वही महसूस कर रही थी, वही असहनीय तनातनी, वही राहत की बेताबी। लेकिन हम अभी वहां नहीं थे जहां होना चाहिए था, बल्कि हम अभी भी उस किनारे पर रुके थे, उस पल को खींचते हुए, उम्मीद को थोड़ा और बढ़ने देते हुए, जब तक कि वह सहन करने के काबिल न रहे। कमरा हमारी सांसों की आवाजों, हमारे नामों की फुसफुसाहटों और हमारे जज्बातों की खामोश से आहिस्ता आहिस्ता से भर गया था, जैसे हम उस जुनून के आगे झुक रहे थे जो इतने समय से हमारे बीच सुलग रहा था। यह पल परफेक्ट था, हमारे बीच का यह जुड़ाव, और जब मैंने उसे अपने करीब खींचा, हमारे शरीर एक साथ एक तालमेल में चल रहे थे, तब मुझे पता था कि इसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। फिर हमने एक सीमा पार कर ली। अब हम साधारण से बढ़कर कुछ खतरनाक में कदम रखा था, लेकिन मुझे अब किसी चीज की परवाह नहीं थी, क्योंकि उस पल में जब हम कुछ गहरे पल में कदम रख रहे थे, केवल वही मायने रखती थी। उसका स्पर्श, उसका चुंबन, उसके शरीर का एहसास, जैसे हम पूरी तरह से एक दूसरे में खो गए हों।
और जब हम आखिरकार खुद को एक दूसरे में जाने देने लगे, चूंकि मुझे पता था कि यह तो बस अभी शुरुआत थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद। यह कहानी केवल काल्पनिक है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की गलतफहमी पैदा करना नहीं है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की कहानी में। मैं रोहन हूँ और मेरी उम्र 26 साल है। अभी मेरी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन मेरी भाभी मुझ पर ही रहती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी भी कहानी होगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसने ऐसी कहानी गढ़ दी कि जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैं एक मेडिकल की दुकान में काम करता हूँ। घर पर मैं और मेरी भाभी ही रहते हैं। मेरे माता पिता और बड़े भाई कोरोना में गुजर गए। तब से मैं और मेरी भाभी साथ ही रहते हैं। वैसे मेरी एक बहन भी है जो मुंबई में रहती है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है। वह छुट्टी में घर आती है। तब खिचड़ी के पर्व का समय था। खिचड़ी का पर्व मतलब घर की लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और तिल, गुड़, चूड़ा, दही और खिचड़ी का प्रसाद बांटते हैं। और इन दिनों में खूब मस्ती भी होती थी। तब मेरी भाभी अकेले यह सब नहीं कर पाती, इसीलिए मेरी बहन छुट्टी लेकर घर आ गई थी। मेरी कहानी शुरू होने के 4 दिन पहले मेरे जिगरी दोस्त समीर ने फोन किया। फिर समीर बोला, हेलो रोहन, सुन यार, आज मटन खाने का मन कर रहा है और साथ में थोड़ा दारू भी, बोल चलेगा ना? तब मैंने कहा, हाँ ठीक है। तब शाम को जब काम से छुट्टी मिलने के बाद मैं बार में गया तो समीर पहले ही वहां पहुंच चुका था। फिर हमने दारू की ऑर्डर दिया और बातें करते हुए मैंने ज्यादा दारू पी लिया। समीर ने कहा, यार बस हो गया, अब चल घर चलें। तब मैं थोड़ी ज्यादा पी चुका था, इसलिए उठते समय थोड़ा डगमगा रहा था। तब घर पहुंचकर गाड़ी खड़ी करते समय मुझे स्टैंड नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे करके मैं अंदर आया और देखा कि हॉल में नाइट रेड बल्ब जल रहा था, जिससे मुझे सब धुंधला दिख रहा था। तब जैसे ही मैं कमरे की ओर बढ़ा, मैंने देखा कि सोफे के नीचे चटाई पर कोई सो रहा है। फिर पास जाकर मैंने देखा, वह तो मेरी बहन रिया काले गाउन पहने सो रही थी। तब मुझे लगा कि वह मेरी भाभी है। शायद वह मेरी इंतजार करते करते वहीं सो गई थी। तब दारू के नशे में मैंने बहन को सीधा किया। तब भी वह सो रही थी। फिर मैंने सोचा कि अगर वह उठेगी तो चिल्लाएगी, इसलिए मैंने पहले ही तैयारी कर लिया। तब उसने थोड़ा हिलकर उठने की कोशिश किया, लेकिन मैं उसे नीचे धकेलता रहा। तब भी मेरी बहन उठने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरे जोश के कारण वह उठ नहीं पाई। दोस्तों, तब वह कुछ मिनटों तक वह चुपचाप लेटी रही। जब उसने कोई हरकत नहीं की तो मैं भी शांत हो गया। हमेशा की तरह ज्यादा देर तक नहीं रुका, जल्दी ही उठकर एक तरफ लेट गया और सो गया। फिर सुबह के 4 बजे के करीब जब मुझे पेशाब के लिए उठना पड़ा तो मैं खुद को अस्वस्थ महसूस कर रहा था। तब नशा कुछ कम हो गया था। फिर जल्दी से कपड़े पहना, पेशाब किया और वापस जाके सो गया। फिर सुबह को मेरी भाभी ने मुझे उठाया। तब देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू किया। तैयार होते समय मेरी बहन रिया मुझे कुछ अजीब नजरों से देख रही थी। फिर मैंने नाश्ता किया और काम पर निकलने लगा। तभी मेरी भाभी ने टिफिन देते हुए पूछा, रात को बेडरूम में क्यों नहीं आई? यह सुनकर मैं हैरान रह गया। तब मैंने कुछ नहीं कहा और काम पर चला गया। रास्ते में जाते समय सोचने लगा कि रात को मैंने कुछ किया था क्या। उस दिन पूरे दिन भर यही ख्याल मेरे दिमाग में चलता रहा। फिर दोपहर को लगभग 2:30 बजे मेरी बहन रिया का फोन आया। रिया बोली, हेलो भैया, कहाँ हो? मैंने जवाब दिया, काम पर हूँ। क्यों? रिया ने कहा, मुझे आपसे मिलना है, मैं वहीं आ रही हूँ। तब आई ने कहा, ठीक है, आ जाओ। फिर थोड़ी देर बाद रिया आई। फिर मैं दुकान के बाहर उससे मिलने गया। तब वह एक कोने में खड़ी थी। फिर मैंने उससे पूछा, क्यों, क्या काम है? रिया ने जवाब दिया, आपको सच में नहीं पता मैं क्यों आई हूँ? तब मैंने कहा, पहले ही मेरा सिर दर्द कर रहा है। तब रिया बोली, भैया किस बात से आपका दर्द हो रहा है? ज्यादा सोने से या कुछ और? तब मैंने जवाब दिया, रात को ज्यादा सोने से। तभी रिया बोली, या फिर कुछ और करने से भैया? तब उसके सवालों से मुझे समझ में आया कि रात को कुछ जरूर हुआ था। उसने आगे कहा, तुम्हें सच में नहीं पता कि रात को क्या हुआ? तब उसकी बातों में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक अजीब सा एहसास था। फिर मैंने माफी मांगते हुए कहा,
मुझे माफ कर दो, नशे में ऐसा हो गया। फिर मैं उसके पैरों में गिरने लगा, लेकिन उसने मुझे रोक दिया। रिया बोली, अरे क्या कर रहे हो भैया, लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा, क्या करूं, मुझसे गलती हो गई। इस पर रिया बोली, रात को जो हुआ वह अब हो चुका है। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं भी एक औरत हूँ, मुझे भी वो सब चाहिए। इस पर तुरंत ही मैंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब? रिया बोली, देखो भैया, मैं साफ साफ कह रही हूँ, रात को तुम मुझसे नजदीक आए, अब तुम्हें ही मुझे पूरा करना होगा। अब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए दवाई भी ली है। मैंने कहा, लेकिन तुम मेरी बहन हो, ऐसा कैसे हो सकता है? रिया बोली, मैंने कई कहानियां पढ़ी हैं जिसमें भाई बहन का ऐसा रिश्ता होता है। मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ, लेकिन अगर तुम मना करोगे तो मैं बाहर ही चली जाऊंगी। ये सुनकर मैंने कहा, ठीक है, लेकिन घर पर भाभी के रहते ये सब कैसे होगा? रिया बोली, मैंने उसे मायके जाने के लिए तैयार कर लिया है। रात को वह तुमसे पूछेगी तो तुम उसे जाने देना, फिर हम बात करेंगे। इस तरह मेरी भाभी अपने मायके चली गई और मैं सोचता रहा कि अब क्या करूं हमारे रिश्ते में। तब मैंने मोबाइल में बहन के कुछ फोटो देखने लगा। उसमें मुझे सब कुछ दिखा, लेकिन एक दिक्कत थी कि खिचड़ी के 14 दिनों में कैसे और क्या करेंगे। फिर मैंने गूगल पर सर्च किया। वहां मुझे पता चला कि अगर आपने उपवास रखा है तो कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन तब मेरे और बहन के उपवास नहीं थे। इससे हमारा रास्ता साफ हो गया। फिर जब रात को काम से लौटकर घर आया, फिर खाना खाते वक्त बहन ने बात छेड़ दी। वह बोली, सुनो भैया, भाभी कह रही है कि उसे मायके कितने दिन तक रहना है। मैंने पूछा, कितने दिनों के लिए बोली हो? रिया बोली, पूरे 14 दिनों के लिए। इस पर मैंने कहा, ठीक है, भाभी का थोड़ा आराम भी हो जाएगा, इससे भाभी भी खुश हो जाएगी और तुम भी। फिर खाना खत्म होने के बाद बहन ने बर्तन साफ किया और बाकी काम निपटाने लगी। वैसे यह सब काम मेरी भाभी का होता था, लेकिन अब उसके गैर मौजूदगी में यह सारा बहन को करना पड़ रहा था। अब बर्तन धोने के बाद रिया मेरे पास आकर बैठ गई। फिर रिया बोली, नाराज तो नहीं हो ना भैया तुम? मैंने कहा, नहीं नहीं। पहले मुझे गलत लगा, लेकिन बाद में सोचा कि अगर तुम तैयार हो तो मुझे क्या दिक्कत होगी। रिया बोली, तो आज रात? मैंने कहा, ठीक है, आज रात ही बात कर लेता हूँ, ताकि तुम भी आराम से रहो और मैं भी। तब हम दोनों ने सारे काम निपटाकर टीवी देखने बैठ गए। तभी रिया ने मुझे एक प्यारी सी मुस्कान दी और अंदर चली गई। तब मैंने अपने मन में कहा, अब रिया नहीं मानेगी, आज की रात बच्चे की जान लेके ही मानेगी। तब कुछ देर तक तो मैं वही बैठा रहा और रिया के बारे में सोचता रहा। फिर उठा और कमरे में चला गया। कमरे में घुसते ही एक सुखद गुलाबों जैसी खुशबू आई। तब माहौल बहुत अच्छा बना हुआ था। मैं बेडरूम में गया तो देखा कि बहन लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी। तब वह बहुत सुंदर लग रही थी। तब मैं उसके पास गया, फिर हमारी आंखें मिलीं और हम दोनों थोड़े परेशान हो गए। तभी रिया बोली, अरे धीरे। मैंने कहा, इतनी मेहनत तो भाभी ने भी नहीं की थी जितनी तुम मर रही हो। फिर हम लगभग 15 मिनट तक इसी तरह बातें करते रहे। फिर मैंने उसे लिटा दिया। तभी रिया ने कहा, क्या यह सब ठीक तो रहेगा ना? इस पर मैंने कहा, रिया, यह सब पहले सोचना चाहिए था ना। खैर, अब तुम जैसा चाहो। फिर वह मेरे पास आकर लेट गई। तब उसने तेल की एक बोतल पास रखी थी। फिर मैंने उसे थाम लिया। रिया बोली, अब क्या? मैंने कहा, कुछ नहीं, चलो शुरू करते हैं। तब रिया ने मुझसे कहा कि उसका सपना था कि वह अपने पति या किसी दोस्त के साथ ऐसा करे, लेकिन उसका नसीब अच्छा था कि उसका सपना मेरे साथ पूरा हुआ। अब मेरी बहन वापस मुंबई चली गई है। अब जब भी पर्व त्योहार आता है तो पर्व के बहाने से वह मेरे पास आ जाती है। अब तो मेरी भाभी भी गर्भवती हो गई है और रिया ने इस समय उनकी बहुत मदद की है। वह भी एक अलग ही कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।